तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये फर्स्ट एग्ज़ाम की वीडियो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, अगर आपका सिलेबस इस वीडियो के कंटेंट को मैच करता है तो आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि सारे ही टॉपिक्स, इस सब्जेक्ट के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर, बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और व्हाट्सअप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का, जहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे डिस्कस करनी होती है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ तो वो हम व्हाट्सअप पे कर लेते हैं। बट ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब वन एंड ओनली अमन तिवारी नाम का जो यूट्यूब है अपने दोस्तों में शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि वन शॉट का पूरा जुगाड़ आपको हर सब्जेक्ट का इसी सब चैनल पे मिलने वाला है, वो भी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। सारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम आपका 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, इस तरीके से पढ़ेंगे ना। आपको कुछ आता है, ठीक है, ना मुझे कुछ आता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, आपने सुना भी नहीं आज तक कुछ भी ना। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वो है व्हाट इज मीट बाई कोऑर्डिनेशन, वाई इज इट कॉल्ड द इसेंस ऑफ मैनेजिंग। ठीक है, यहाँ पे मैनेजिंग की जगह मैनेजमेंट भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से हमने पूछा है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अभी समझेंगे कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या होता है पहले ये समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है मैनेजिंग के लिए या मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट सबसे पहले समझ लो। एक मोटे मोटे शब्दों में मैं बोलूँ तो मैनेजमेंट होता है कि अपने टास्क को पूरा करना, अपने गोल को अचीव करना कम पैसों में और लिमिटेड टाइम में, मतलब जितना टाइम सेट किया है आपने उतने टाइम के अंदर, और आपका वेस्टेज भी ना हो, पैसे भी आपके कम लगे, वो होता है आपका मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक मोटा मोटा डेफिनेशन मैंने आपको बताया, आप समझते हैं। इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, रिसोर्सेज एंड पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो डैट दे वर्क इन हारमनी टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी एक्टिविटीज़ आपकी कंपनी में हो रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज़, जितने भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाना है। एक साथ लाने का मतलब कि सारे लोग हारमनी में काम करें, रिसोर्सेज का अच्छा उपयोग करें, एक्टिविटीज़ जो भी होगी सारे एक साथ मिलकर करें, ताकि कॉमन ग्रुप गोल अचीव हो सके, मतलब कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो सके। और जब कंपनी का गोल अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो सबके गोल अचीव करने में हेल्प करेगी। In a company, different departments like marketing, finance, production, and HR work separately. How well their efforts are combined, coordination ensure that everyone understand their role. देखो होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा, सेल्स का डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा। तो ये सारे ही सेपरेटली काम कर रहे हैं, बट इनका एक कॉमन गोल क्या है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। तो इस चीज़ के लिए सबको एक साथ हारमनी में काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए, सपोर्ट करते हुए, वरना सारे लोग ही नीचे चले जाएंगे। अगर फाइनेंस वाला सेल्स वाले को ब्लेम करने लगे, ये सेल्स वाला फाइनेंस वाले को ब्लेम करने लगे, फिर ये दोनों मिलकर प्रोडक्शन वाले को ब्लेम करने लगे, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, रिमूव्स कन्फ्यूजन, मेंटेन्स स्मूथ वर्क फ्लो। तो इन कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, हमें मतलब सारे लोग जो होते हैं उनको अपने रोल की परवाह होती है। ठीक है, रोल का पता होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब एक ही काम को बार बार, मतलब एक काम जो है वो ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़न और केओस क्रिएट ना हो कंपनी के अंदर, और स्मूथ वर्क फ्लो हो। ठीक है, इट लिंक्स द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लाइक अ यूनिफाइड होल। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं आपसे इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंपनी के सारे रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज़ को और लोगों को एक साथ लाते हैं, ताकि वो हारमनी में काम करें, सारी चीज़ें अच्छे से आगे रन कर सके, ताकि हम ग्रुप गोल अचीव कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसे क्यों मैनेजमेंट का इसेंस कहते हैं। It is called the essence of management because every managerial function, planning,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये देखो ये 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, जो कि मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसे मैनेजरियल फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन जो है ये हर स्टेज पे काम आता है, चाहे वो प्लानिंग करने में हो, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग करने में हो, चाहे स्टाफिंग करने में हो, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन काम आने वाला है, रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एट ईच स्टेप। विदाउट कोऑर्डिनेशन प्लानिंग बिकम्स अनक्लियर, ऑर्गेनाइजेशन बिकम वीक, ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रेक्स एंड द होल सिस्टम कोलैप्सेस। बिना कोऑर्डिनेशन के जो आपका प्लानिंग है वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, अनक्लियर होगा, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगा, स्टाफिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इट प्रेजेंट एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब देखो मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, ठीक है, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल, ठीक है। लोअर लेवल पे सुपरवाइज़र जैसे लोग होते हैं, ठीक है, सुपरवाइज़र जैसे मतलब जो ग्राउंड लेवल के स्टाफ पे नज़र रखते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल पे वो लोग होते हैं जो टॉप लेवल की बनाई गई पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से टॉप और लोअर लेवल के मिडल का काम करते हैं, मतलब ब्रोकर का काम करते हैं, ठीक है। और टॉप लेवल पे वो होते हैं जो कंपनी के पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, जो कंपनी के आउटसाइडर से मीटिंग्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन होता है ये हर लेवल पे ज़रूरत होती है एंड बाइंड्स ऑल एक्टिविटीज़ टुगेदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कोऑर्डिनेशन क्या होती है। नाउ व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, एक्सप्लेन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ई बिजनेस। ई कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से अपने किसी गुड्स को खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, तो ये हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी ई कॉमर्स के अंदर ही आ जाती हैं। ई कॉमर्स अलाउज कस्टमर एंड बिजनेसेस टू इंटरेक्ट ईजिली विदाउट फिजिकल प्रेजेंस, मेकिंग ट्रेड फास्टर, चीपर एंड मोर कन्वीनियंट, ठीक है। जो ई कॉमर्स है उसकी मदद से आप कहीं पे भी मतलब बिना फिजिकल अपीयरेंस के, बिना फिजिकल प्रेजेंस के किसी से भी बात कर सकते हो, कहीं से भी सामान खरीद सकते हो, कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, और वो भी फास्ट तरीके से, मतलब जल्दी आपके पास सामान डिलीवर हो जाएगा, आप जल्दी चॉइसेस कर सकते हो। तो ई कॉमर्स से ये सारे कुछ फ़ायदे दिखाया जा रहा है यहाँ पे। इट हैज़ बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ मॉडर्न बिजनेस ड्यू टू हाई इंटरनेट यूजेस एंड डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी प्रचलित है क्योंकि आप देख सकते हो अमेजोन को, आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट को, ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप शॉपिंग करते हो। कौन चाहेगा मार्केट में जाके खरीदना, इससे बढ़िया घर पे मंगा लो। हाउएवर ई बिजनेस फेसेस सर्टेन सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अभी ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स तो समझ गए, ई बिजनेस क्या होता है, तो वही बात है, इंटरनेट पे जो बिजनेसेस चलाए जाते हैं ना उसी को ई बिजनेस कह दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको किसी तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती है। द मोस्ट कॉमन इशू इज साइबर फ्रॉड, वेयर हैकर्स स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, एटीएम डिटेल्स और फाइनेंशियल डाटा। होता क्या है, मान लो कभी कभार आप आईडी बना रहे होते हैं कहीं पे, या फिर कहीं पे कुछ केवाईसी कर रहे होते हैं, तो उस समय पर हैकर्स का डर होता है, साइबर फ्रॉड का डर होता है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ये अभी 6-7 महीने पहले। उस समय पर एक चीज़ आई थी, एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि सबके व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ जैसा डॉक्यूमेंट आएगा, उसे ओपन नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। तो इस तरीके की जो साइबर फ्रॉड की चीज़ें होती हैं ये कभी ना कभी मतलब एक डर बना रहता है कि हो सकती हैं, ठीक है। अनदर चैलेंजेस डाटा प्राइवेसी। अब देखो आप जब आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो, किसी भी वेबसाइट में या किसी भी ऐप को ओपन करते हो, तो वो आपसे कुछ परमिशन लेता है, ठीक है, कि हम आपके डेटा को यूज़ कर सकते हैं, हम आपके फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं, हम आपके कॉन्टैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपने किस तरीके की ऑथेंटिक वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आपका डेटा सेफ है या नहीं है, या वो किसी और देश में बेचा जा रहा है, किसी और तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए, ठीक है। एज अ कस्टमर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑनलाइन कैन बी मिस यूज और लीक्ड, ठीक है, क्योंकि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिस यूज़ हो सकती है और लीक हो सकती है। वायरस अटैक्स एंड मालवेयर कैन डैमेज वेबसाइट और सिस्टम्स, ठीक है।
अब देखो वो कंप्यूटर्स की बात की रही है यहाँ पे कि हो सकता है वायरस आ जाए, उसमें मालवेयर प्रॉब्लम आ जाए, कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेस, ठीक है। देयर आर ऑल्सो रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट वेयर क्रिमिनल्स pretend to be a real customer or company. In addition, poor authentication system can cause a fake orders, payment failures, or unauthorized access. All these issues reduce customer trust, require strong security measures like encryption, OTP verification, and secure servers. देखो यहाँ पर बोला ये गया है कि कई बार होता है आइडेंटिटी थेफ्ट की भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वो रियल कस्टमर या रियल कंपनी की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स वो एक वेबसाइट बनाएंगे, एक डमी सी वेबसाइट बनाएंगे, आपको ऐड दिखाएंगे उसका, आप वहाँ पे जाओगे, आप किसी चीज़ के लिए एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करके और अपना पेमेंट कर दोगे, बट आपके पास वो पेमेंट नहीं आएगा। तो बेसिकली ये एक आइडेंटिटी थेफ्ट की प्रॉब्लम है। तो ई कॉमर्स ये था। अब थोड़ा तेज तेज चलते हैं क्योंकि यार वन शॉट है, मतलब मैंने कोशिश करूँगा कि अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी, ओपीसी जैसे जिसे कहते हैं हम लोग। हाईलाइट द फीचर्स एंड एडवांटेजेस फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस, ठीक है। समझते हैं ओपीसी क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इट अलाउज अ सिंगल इंडिविजुअल टू स्टार्ट एंड रन अ कंपनी विद फुल कंट्रोल, ठीक है। एक बंदा, ओपीसी का मतलब वन पर्सन कंपनी, एक बंदा पूरी कंपनी को चला सकता है, ठीक है। पूरी कंपनी स्टार्ट कर सकता है और रन कर सकता है विथ फुल कंट्रोल। अनलाइक ट्रेडिशनल कंपनीज विच रिक्वायर एटलीस्ट 2 और मोर पर्सनस। पहले क्या होता था, मतलब इस एक्ट से पहले, ये ओपीसी के आने से पहले क्या होता था कि एक बंदा से काम नहीं चलेगा, मतलब एक बंदा नहीं होना चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए, एक, दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है। इन ओपीसी वन पर्सन एक्ट्स एज द ऑनर एज वेल एज द सोल शेयर होल्डर विद वाइल नॉमिनी मस्ट बी अपॉइंटेड टू टेक ओवर द कंपनी इन केस ऑफ ऑनर डेथ, ठीक है। तो होता क्या है कि वह ओपीसी में आप खुद एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, उसके सोल यानी सिंगल शेयर होल्डर भी बन सकते हो। लेकिन नॉमिनी में, आप जैसे कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हो तो नॉमिनी में किसी का नाम होना चाहिए। क्यों? उस केस में अगर मान लो कल को आपकी कंपनी 1000-2000 करोड़ की हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तो उस केस में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर आपकी कंपनी का मालिक कौन होने वाला है, इसीलिए नॉमिनी में एक नाम होनी चाहिए। This structure provides the benefit of a company, such as separate legal identity, limited liability, while still being easy to manage like a sole proprietorship. आप इसमें क्या करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह खुद सब कुछ मैनेज करते हो, ठीक है। प्रॉफिट भी खुद लोगे, मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। मीन्स देखो, सेपरेट लीगल एंटिटी और आइडेंटिटी सॉरी, और लिमिटेड लाइबिलिटी समझो। अगर कल को एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी आपने ओपन की है, ठीक है, और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट से मुझे कोई नुकसान हो जाता है और मैंने आपकी कंपनी के ऊपर केस किया, तो जो भी होगा ना वो आपकी कंपनी को होगा। आपकी कंपनी के बैंक अकाउंट सील किए जाएंगे, आपकी कंपनी के जितने भी पेमेंट्स हैं वो ले लिए जाएंगे, उसके एसेट्स को बेच दिया जाएगा, ठीक है। बट आपके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने वाला, आपके पर्सनल लाइफ में नहीं घुसा जाएगा, ठीक है। आपकी कंपनी भले ही बंद हो जाएगी बट आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। ये होता है एक बेनिफिट सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लाइबिलिटी वाला, ठीक है। इट ऑफर्स मैनी फीचर्स एंड एडवांटेजेस सॉरी, स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स। इट प्रोवाइड लिमिटेड लाइबिलिटी मीनिंग द ऑनर्स पर्सनल एसेट्स आर सेफ इवन एज द बिजनेस फेसेस लॉस, ठीक है। अभी बताया मैंने वही चीज़। इट हैज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी सो द कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्यू और बी डिपेंडेंटली। मतलब कहने का मतलब है कि जो कंपनी है उसके पे लिमिटेड लाइबिलिटी है, पर्सनल एसेट नहीं जाएंगे ऑनर के। अभी मैंने बताया सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर रमेश ने आर एबीसी लिमिटेड खोला है तो रमेश के नाम पर ही उस कंपनी की लैंड होगी, रमेश के नाम पर ही उस कंपनी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी, नहीं। एबीसी लिमिटेड खुद भी अपने नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा सकती है, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ले सकती है, ठीक है। और अगर केस करना हुआ, मान लो अगर आपको किसी और कंपनी के ऊपर केस करना हुआ तो आप रमेश के नाम से केस नहीं करोगे, आप एबीसी कंपनी के नाम से केस करोगे। तो ये होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। ओपीसीज हैव लेस कंप्लायंस मेकिंग देम ईजियर टू ऑपरेट देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड ग्रेटर क्रेडिबिलिटी हेल्पिंग स्टार्टअप अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, लोन्स, मेकिंग ट्रस्ट मार्केट ट्रस्ट फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स। कहने का मतलब यह है कि जब एक कोई बंदा ओपीसी स्टार्ट करता है, स्टार्टअप खोलता है, ठीक है, तो
और जब ओपीसी रहता है मतलब कि 1% कंपनी होती है वो, तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उससे प्रॉफिट भी होता है, मार्केट ट्रस्ट एक जनरेट होता है, लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है ओपीसी कंपनी में, मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उनको। इसीलिए ये इसके फीचर्स थे और कुछ एडवांटेजेस थे ओपीसी के। नाउ विच बिजनेस फॉर्मेट ब्रिक एंड मोटर क्लिक ब्रिक एंड क्लिक इज सूटेबल, ठीक है, फॉर दिस। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कुछ बिजनेस फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस फॉर्मेट होते हैं, जैसे क्लिक हो गया, ये सिर्फ इंटरनेट पे होता है, ठीक है। ब्रिक एंड क्लिक हो गया तो आपकी एक ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, और ऑफलाइन स्टोर है, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टोर है। ब्रिक एंड मोटर का मतलब आपकी कोई इंटरनेट पे दुकान नहीं है, सिर्फ आपका ऑफलाइन स्टोर है, ठीक है। तो इस तरीके के बिजनेस फॉर्मेट होते हैं। तो हमसे यहाँ पे 3 तरीके के स्टोर के बारे में बताया गया है और पूछा गया है कि कौन सा बिजनेस फॉर्मेट इन सब के लिए सूटेबल है। तो वॉकिंग एंड रनिंग शूज़ अगर मैं बेचता हूँ तो मेरे लिए कौन सा सूटेबल है, तो इसके लिए ब्रिक एंड क्लिक शूज़ हो गया, सॉरी ब्रिक एंड क्लिक फॉर्मेट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं शूज़ बेच रहा हूँ, जैसे आपने प्यूमा देखा होगा, ठीक है, जैसे आपने एडिडास देखा होगा, तो इसके ऑफलाइन स्टोर अवेलेबल है, बट इनकी वेबसाइट भी है। कस्टमर प्रेफर्स फिजिकली ट्राइंग शूज फॉर साइज एंड कंफर्ट, बट ऑनलाइन सेल्स आल्सो हैव हाई डिमांड, सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन वेबसाइट इज आइडियल, ठीक है। ये चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में इसकी जगह कुछ और आ गया तो भी आप लिख के चले आओगे, तो इसलिए समझ लो पहले। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब क्या होता है, फिर बता रहा हूँ। ब्रिक एंड मॉर्टर का मतलब आपकी कोई भी ऑफलाइन दुकान नहीं है, आप सॉरी कोई भी ऑनलाइन दुकान नहीं है, आप सिर्फ ऑफलाइन ऑपरेट करते हो, ठीक है। क्लिक का मतलब होता है सिर्फ आप इंटरनेट पे ही बिजनेस करते हो, जैसे ई कॉमर्स हो गया, सिर्फ आप इंटरनेट पे ही शॉप खोल के रखे हो। ब्रिक एंड क्लिक का मतलब हो गया कि आपकी ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। समझ में आया? हाउस होल्ड एंड हैंगिंग लैम्प्स, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, या तो हम क्लिक मॉडल हो सकता है, या तो आप सिर्फ इंटरनेट पे दुकान चलाओ, या ब्रिक एंड क्लिक, या तो आपकी स्टोर और इंटरनेट दोनों पे चलाओ, ठीक है, दोनों के लिए सूटेबल है। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए सिर्फ क्लिक मॉडल, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऑफलाइन ही चलाओगे, क्लिक मॉडल पे भी आप कर सकते हो। कई सारे ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो सिर्फ वेबसाइट पे ऑपरेट हो रही है, ठीक है। नाउ अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है, थोड़ा तेज तेज चलेंगे, वीडियो लंबी नहीं खींचनी है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कमर्शियल एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योरशिप समझते हैं कि होता क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग रिस्क, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू अर्न अ प्रॉफिट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखो, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कल को मैं कहीं से जा रहा था, ठीक है, और मुझे किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, मुझे किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मैंने सोचा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके मैं एक स्टार्टअप करूँगा, ठीक है, मैं एक बिज़नेस करूँगा। तो मैंने क्या किया, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिर मैं रिस्क लूँगा, स्टार्टअप करूँगा तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लूँगा, तो वो रिस्क ही हो गया। ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करूँगा, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करूँगा, ठीक है, और एक न्यू प्रोडक्ट बनाऊँगा, अपना कोई न्यू प्रोडक्ट, चाहे वो, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है, हो सकता है वो गुड्स हो, ठीक है, हो सकता है वो सर्विसेज हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ वो गुड्स होगा, हो सकता है वो सर्विसेज भी हो, ठीक है, ताकि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ जो भी मैंने आइडेंटिफाई किया। एन एंटरप्रेन्योर ब्रिंग्स इनोवेशन, टेक्स इनिशिएटिव एंड एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी टू बिल्ड समथिंग न्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी बिजनेस में जा रहे हो तो अनसर्टेनिटी हमेशा होगी, ठीक है, आपको नहीं पता कि कल को क्या होने वाला है, डिमांड घटने वाली है, बढ़ने वाली है, नहीं पता, ठीक है। तो एक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन लाता है मार्केट में, नई नई चीज़ें लाता है। आपने स्टार्टअप से वो देखा होगा, शार्क टैंक देखा होगा, ठीक है, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वहाँ पर यूनिक आइडिया के साथ आते हैं, ताकि वो एक इनोवेशन, एक न्यू आइडिया मार्केट में उतार सके, ठीक है। तो वो इनिशिएटिव लेते हैं और अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इसमें कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देख लो, स्टार्टिंग अ मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, ई कॉमर्स स्टोर और अ फूड डिलीवरी ऐप रिक्वायर्स एंटरप्रेन्योर स्किल्स बिकॉज द पर्सन इन्वेस्ट मनी टेक्स एंड रिस्क। तो ये एग्जाम्पल है, मैंने आपको वैसे भी समझा दिया हिंदी में,
कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? इट फोकसेस मेनली ऑन अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो कमर्शियल आपको दिख गया, इसका मतलब कि ये फोकस करेगा प्रॉफिट पे। इसको मतलब नहीं है किसी और चीज़ से, नहीं है समाज का भला करने में इसको मतलब, लेकिन किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ इसका मोटिव होता है पैसे कमाना। इट्स प्राइमरी एम टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज डेट सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड जनरेट फाइनेंशियल रिटर्न। ठीक है, तो इसका प्राइमरी जो एम होता है वो यही होता है कि हम एक ऐसा गुड्स बनाए, ऐसे सर्विसेज क्रिएट करें जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सब मतलब सेटिस्फाई हो जाए और हमें पैसे देने को राजी हो और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिटर्न वापस आए। ठीक है, फाइनेंशियल रिटर्न हो। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ क्लॉथ ब्रांड और अ रेस्टोरेंट। ठीक है, कमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप on the other hand aims to solve social problems like poverty, education, health और environment। जैसे PW को देख लो। ठीक है, PW को देख लेते हैं, खान सर को देख लो। खान सर का नाम होप आपने सुना होगा। तो होता क्या है उनमें, वो एंटरप्रेन्योर तो हैं, ठीक है, बट वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। मतलब ये प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योरशिप, और जो बंदा उस प्रोसेस को करता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ये समझ लिया। तो अगर आप गरीबी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब को ठीक करने के मोटिव से अगर आप किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, किसी तरीके की कोई क्रिएटिविटी लगाकर कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन गोल। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट आपका मेन गोल नहीं है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, स्टार्टअप आगे बढ़ेगा, बट मेन गोल वो नहीं है। सोशल इम्पैक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल NGOs प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन और कंपनीज रिसाइकलिंग वेस्ट टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, जो कंपनीज है वो वेस्ट को रिसाइकलिंग कर रही है ताकि वो पॉल्यूशन को रोक सके। ठीक है, लेकिन कमर्शियल जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मार्केट डिमांड पे फोकस करते हैं, वो रेवेन्यू पे फोकस करते हैं, और जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोसाइटी को इम्प्रूव करने में। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है ऐसा इन्वायरमेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल, ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहा हो। ये पूरा इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें होगी जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, मैं कहूँगा जितनी भी चीज़ें बिजनेस से रिलेटेड होती हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इट रिफर्स टू द ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। कोई भी ऐसा फैक्टर जो बिजनेस के फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है, वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ही होता है वो। दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, सप्लायर्स, सोशियो कल्चरल ट्रेंड्स। तो ये कुछ इन्वायरमेंट वाली चीज़ें हो गई, मतलब जो इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। द इन्वायरमेंट इज डायनेमिक। ठीक है, तो एक बात ही हमेशा याद रखना इस वाले चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट के या क्वेश्चन में, कि हमेशा ये डायनेमिक होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है। मतलब डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता रहता है, कीप चेंजिंग। हमें नहीं पता कल को क्या हो जाएगा। कल को लोगों को आज शूज़ पसंद है, कल को शर्ट ज़्यादा पसंद होगा, नहीं पता है। कीप्स चेंजिंग, सो बिजनेसेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट। ठीक है, मॉनिटर का मतलब होता है कंटिन्यूसली उनको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना होगा, एनालाइज करना होगा, और अडेप्ट का मतलब होता है फिर अपने आप को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। ठीक है, टू डील विद द अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट फॉलो सेवरल स्ट्रैटेजीज सच एज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, आप इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हो। ठीक है, अच्छी तरीके से एनालाइज करते हो, देखते हो कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ठीक है, थ्रेट्स क्या क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रेट्स के लिए आप पहले ही रेडी रहते हो, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप पहले ही एक्शंस लेने लगते हो, रिसोर्सेज इकट्ठा करने लगते हो ताकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। वेदर दे कंटिन्यूसली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन जुटाओ, और कॉम्पिटिटर्स टू मेक बेटर डिसीजन, और कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखे रहो भाई। अनदर स्ट्रेटजी इज़ फ्लेक्सिबल प्लानिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्लानिंग, जितना आप रिजिड प्लानिंग बनाओगे ना, रिजिड का मतलब होता है हार्ड प्लानिंग का, जैसे जिसमें आप चेंज नहीं कर पाओ, वो होता है रिजिड। ठीक है, फ्लेक्सिबल प्लानिंग रखो। मतलब अगर कल को मैंने एक प्लान बनाया है, जैसे कल को मैंने बताया कि 8 घंटे मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो 8 घंटे में पढ़ूंगा, 2 से लेकर 10 बजे तक ही पढ़ूंगा, ये एक रिजिड प्लानिंग हो गई। ठीक है, अगर मान लो मेरे कुछ टाइम वेस्ट हो गया तो आज तो मैं 8 घंटे पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं दिन में कभी भी पढ़ूंगा, लेकिन 8 घंटे पढ़ूंगा, कितने भी रुक रुक के या कहीं भी। तो ये फ्लेक्सिबल प्लानिंग हो गई, तो जिसमें हम चेंज कर पाएँ अगर कुछ चेंजेस आए तो।
ठीक है। मीनिंग बिजनेसेस प्लान शुड बी एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है। कंपनीज आल्सो अडॉप्ट रिस्क मैनेजमेंट बाय प्रिपेयरिंग बैकअप प्लान्स, डाइवर्सिफाइंग प्रोडक्ट्स एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिजर्व्स। ठीक है। फाइनेंशियल रिजर्व्स का मतलब हो सकता है आपने प्रोविजन बना रखा हो सकता है आपने एसआईपी करवा रखा हो। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करो और जितना भी उसका डायनेमिक नेचर है उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक बिज़नेस की, ये समझ लेते हैं, क्योंकि कल को हो सकता है आप बिज़नेस स्टार्ट करो तो क्या आप सोशली किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो। इट मीन्स अ बिजनेस शुड वर्क नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। इसका मतलब है कि बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करना चाहिए बल्कि उसे सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए। इट मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है। कस्टमर को लूटे ना भाई, कस्टमर का ध्यान रखे, उनको कुछ हार्मफुल चीज़ें ना बेचे। एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को वो वर्क कंडीशन प्रोवाइड कराए जिसमें वो अच्छे तरीके से काम कर सके। इन्वायरमेंट, ठीक है, वो इन्वायरमेंट सेफ प्रोवाइड कराए। एंड द कम्युनिटी, ठीक है, दिस इंक्लूड्स फेयर वेजेस। ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ को जिससे भी आप काम कराओ उसे दिहाड़ी या वेजेस सैलरी तो अच्छी दोगे। सेफ वर्किंग कंडीशन, प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अवॉइडिंग पॉल्यूशन, कंट्रीब्यूटिंग टू सोशल डेवलपमेंट। ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बिजनेस से के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोसाइटी का भला कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ का भला कर सकते हो, कस्टमर्स का भला कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको करनी है, वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस बिल्ड ट्रस्ट एंड क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज इन अ सोसाइटी। जैसे हमारे टाटा को देख लो, टाटा जो कंपनी है वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभाती है। आर्गूमेंट इन फेवर, अब इसके फेवर में आर्गूमेंट लिखना है, आर्गूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट इट। ठीक है। बिजनेस यूज सोसाइटीज रिसोर्सेज, दे मस्ट गिव समथिंग बैक। ठीक है। अब देखो एक बिजनेस क्या होता है, अगर मैं मान लेते हैं दिल्ली में एक कंपनी खोलता हूँ तो लैंड कहाँ की लूँगा। ठीक है। जहाँ भी मैं लैंड खरीदूंगा वो उसी सोसाइटी की एरिया में लैंड खरीदूंगा तो उसी सोसाइटी का मतलब पार्ट बनूंगा। ठीक है। वहीं के लोग मेरे पास आएंगे काम करने के लिए। ठीक है। वहीं का हवा वहीं का पानी यूज़ करूँगा, वहीं के पेड़ों से मैं भी हवा, मतलब सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सोसाइटी के ही होंगे तो मुझे सोसाइटी को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इट हेल्प्स बिल्ड गुडविल। ठीक है। गुडविल मेरी अच्छी होगी, इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, इम्प्रूव्स पब्लिक इमेज। अब देखो टाटा से अच्छी गुडविल किसकी है, टाटा से अच्छी कस्टमर लॉयल्टी किसकी है। ठीक है। इम्प्रूव्स पब्लिक इमेज। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो क्रिएट्स अ बेटर इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ काफ़ी होता है इसमें अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी प्लांटिंग ट्रीज और सपोर्टिंग एजुकेशन गेन रिस्पेक्ट। ठीक है। अगेंस्ट में करते हैं इसके थोड़ा। सम आर्ग्यू डेट द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट नॉट टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। कुछ लोग कहते हैं कि जो बिजनेस होता है वो मेनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो कमाया जाता है, ना कि सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। स्पेंडिंग मनी ऑन सोशल एक्टिविटीज़ में रिड्यूस प्रॉफिट। ठीक है। अगर आप सोशल चीज़ों को देखने लग जाओगे तो भाई आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्पेशली मैनेजर्स में लैक स्किल्स टू हैंडल सोशल इश्यूज एंड टू मच इन्वॉल्वमेंट में डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटीज़। मैनेजर्स में हो सकता है कि वो स्किल्स ना हो कि वो सोशल इश्यूज को हैंडल कर सके और ज़्यादा इसी में भिड़ गए तो फिर बिजनेस के कोर एक्टिविटीज से दिमाग हट सकता है। ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस और ETTOP एनालिसिस क्या होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में। ठीक है। अभी देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। इट मीन आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये अपॉर्चुनिटी और ये थ्रेट। ठीक है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, ये किसी तरीके की ऐसी चीज़ जो आपके बिजनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इंटरनल कैपेबिलिटीज़, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। स्ट्रेंथ, एक सेकेंड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर इंटरनल फैक्टर्स सच एज स्किल्ड एम्प्लॉयज और लिमिटेड फंड्स। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक न्यू मार्केट, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। देखो मैं आपको बताता हूँ, मतलब गलत नहीं है ये, मैंने इसलिए काटा है कि सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। SWOT मतलब अपने आप को देखो, अपने बिजनेस को एनालाइज करो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप मैन पावर आपके पास ज़्यादा है, क्या आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, आपके पास फंडिंग ज़्यादा है, स्ट्रेंथ अपनी देखो। वीकनेस क्या है। ठीक है। हो सकता है आप टाइप मैनेजमेंट में
मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास मैन पावर अच्छी ना हो। अपॉर्चुनिटी क्या आने वाला है, ये बेसिकली ये दोनों इंटरनल फैक्टर्स हैं और ये दोनों एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। मींस मार्केट में क्या आने वाली चीज़ें हैं उसको एनालाइज करो। थ्रेट का मतलब फिर वही कि खतरा क्या आने वाला है, एक है अपॉर्चुनिटी, एक है खतरा, ठीक है। तो यही होता है शॉर्ट एनालिसिस। ETOP, इन्वायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल एनालिसिस, फोकस ऑन मोर डीपली ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब ज़्यादा इस पे फोकस करता है, सच एज इकोनॉमिक ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल रूल्स, मार्केट कंडीशंस, कंपटीशन, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, रिसेशन चल रहा है, बूम बूम चल रहा है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी चल रही है, टेक्नोलॉजी कौन कौन से न्यू आ चुके हैं, पॉलिटिकल रूल्स क्या क्या हैं, अगर मेरे एरिया में कौन सी पार्टी जीती है वो किस तरीके के रूल बनाने वाली है, मार्केट कंडीशन कैसी है, डिमांड और सप्लाई, और मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। इट हाईलाइट्स एरिया वेयर द कंपनी में फेस मेजर थ्रेट्स और गेन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो ये उन एरिया को हाईलाइट करता है जहाँ पर जो कंपनी है या तो उन्हें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है या तो भयंकर भयंकर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो सकती है, मतलब गेन कर सकते हैं वो लोग। इट हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड हेल्प्स बिजनेस प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करता है। बोथ SWOT analysis, ATOP analysis are crucial strategic tool because they guide management in choosing the right direction for business and preparing for challenges in advance, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों देखेंगे। इट इज़ एन organizational structure where the company is divided into separate divisions based on products, regions और customers, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट डिपार्टमेंट्स में या डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं। किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, कस्टमर्स के बेसिस पे। मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पे कैसे किया, मान लेते हैं हम टाटा कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, तो टाटा का क्या आता है, नमक भी आता है, ठीक है, ट्रक्स भी आते हैं, ठीक है, और कार भी आती है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बेसिस पे मान लेते हैं पूरी कंपनी में एक नमक का डिपार्टमेंट पूरा अलग बना दूं, ठीक है, एक ट्रक का डिवीज़न पूरा अलग बना दूं और एक कार का डिवीज़न अलग बना दूं, तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। ईच डिवीज़न वर्क्स लाइक अ सेमी इंडिपेंडेंट यूनिट विद इट्स ऑन मैनेजर, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से सेपरेटली काम करेगा, ठीक है, आज़ादी से। जैसे नमक वाले का एक अलग मैनेजर होगा, ये सेपरेट काम करेगा, ट्रक वाले का अलग मैनेजर होगा, ये सेपरेट काम करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एंड रिसोर्सेज, सबका अपना अपना अलग अलग, बिल्कुल एक छोटी छोटी कंपनीज बनानी है कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी लाइक रिलायंस, रिलायंस का एग्जाम्पल ले लो या टाटा का ले लो। मेरिट्स क्या होते हैं इसके, इट इंक्रीजेज स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है। जैसे मान लेते हैं अगर टाटा कंपनी का जो हमारे पास नमक वाला डिपार्टमेंट है, वो क्या करने वाला है, वो अपने सारे रिसोर्सेज सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर नमक के पीछे ही लगाएगा ना, सारा स्पेशलाइजेशन अपना नमक के ऊपर ही दिखाने वाला है। तो ये स्पेशलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है क्योंकि वो वन प्रोडक्ट पे ही सारी चीज़ें फोकस कर रहे हैं, बिकॉज ईच डिवीज़न फोकसेज ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और मार्केट, ठीक है। इट इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी एज डिवीज़न हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी को यानी जवाबदेही को इंक्रीज़ करता है ये। अगर कल को ट्रक वाले डिवीज़न का प्रॉफिट कम होता है या परफॉर्मेंस लो होता है तो उसके मैनेजर से हम पूछ सकते हैं कि भाई आपका क्यों कम हुआ, मतलब ट्रक के सेल्स पे क्यों इम्पैक्ट आया है, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउज फास्टर डिसीजन मेकिंग सिंस ईच यूनिट वर्क, मतलब है कि भाई देखो ये फास्टर डिसीजन लेने में भी हेल्प होता है क्योंकि सारे जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर इनकरेजेस इनोवेशन एंड इनेबल्स द कंपनी टू एक्सपेंड ईजिली इनटू न्यू प्रोडक्ट और रीजन, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब जो डिविजनल स्ट्रक्चर होते हैं वो इतने स्मूथ फ्लो में काम करते हैं, मतलब इतने स्मूथली काम करेगा जो भी स्ट्रक्चर होता है, तो ईजी होता है एक कंपनी के लिए न्यू प्रोडक्ट को ऐड करना। डीमेरिट्स, इट इंक्रीजेज कॉस्ट, ठीक है भाई, कॉस्ट तो लगेगा ही बिकॉज ईच डिवीज़न रिक्वायर सेपरेट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब हर डिवीज़न का मान लो कार वाले का बताया, इसको अपना अलग ऑफिस चाहिए, ठीक है, इसके मैनेजर को भाई अपना अलग ऑफिस चाहिए आने के लिए, मतलब बैठने के लिए अपनी कार चाहिए। सेम इसका ट्रक के साथ वाले का भी है, ठीक है, सेम इसका नमक वाले के साथ का भी है, ठीक है। तो सबको अपना अपना अलग बिल्डिंग और अपना अपना अलग ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए कॉस्ट तो लगेगा ही, ठीक है। लीडिंग टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। समटाइम्स डिवीजन में
compete with each other instead of cooperating। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो डिविजन्स होते हैं वो आपस में ही कंपटीशन करने लग जाते हैं कि भाई मान लेते हैं टाटा का कल को टाटा टी भी आता है ना, टाटा टी। ठीक है, अब टी और नमक मतलब चाय और नमक एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे, किसका ज़्यादा सेल होगा, कौन ज़्यादा क्या करेगा। तो ये भी केसेस देखने को मिलते हैं। कोऑर्डिनेशन बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन द कंपनी ग्रोज वेरी लार्ज। जब बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है तो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काफ़ी डिवीज़न के बीच में मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो द सक्सेस ऑफ डिवीज़न डिपेंड्स हैविली ऑन स्किल्स ऑफ डिविजनल मैनेजर। तो डिवीज़न का पूरा सक्सेस डिपेंड होता है डिविजनल मैनेजर्स के ऊपर। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। समझते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है कि हम बेस्ट अल्टरनेटिव्स में से, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे, इनमें से सबसे बेस्ट वाला चुनना है ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। इट इज़ द कोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज एवरी मैनेजरियल फंक्शन एक्टिविटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग डिपेंड्स ऑन टेकिंग द राइट डिसीजन। देखो, अब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपका ये वीडियो को क्लिक करने का डिसीजन हो, हर चीज़ डिसीजन पे बेस्ड है। ठीक है, हर चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी, छोटी से छोटी। आप खाना क्या खाओगे, कपड़े क्या पहनकर कल जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेनी पड़ेगी। तो सोचो कंपनीज में कितना ज़रूरी है। अ गुड डिसीजन रिड्यूसेस रिस्क, इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल। ठीक है, अगर आप एक अच्छा डिसीजन लोगे तो वो रिस्क को कम करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है और गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्टिंग द बेस्ट सप्लायर, डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, चूजिंग वेदर टू एक्सपेंड द बिजनेस आर ऑल डिसीजंस मैनेजर्स टेक। ठीक है, डिसीजन मेकिंग समझ गए। टेक्निक्स देख लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मैनेजर्स कंपेयर द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट विद द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ ईच ऑप्शन, चूज द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन। ठीक है, तो मान लो अगर मैनेजर्स के पास कई सारे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो मैनेजर देखिएगा कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या आ रहा है, चारों में मेरा खर्चा कितना हो रहा है और चारों में बेनिफिट कितना आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें खर्चा सबसे कम बेनिफिट सबसे ज़्यादा उसको चूज़ कर लेगा। तो इसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस, दिस मेथड एग्जामिन्स द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। ये तो पढ़ लिया था। ब्रेन स्टॉर्मिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल जनरेट्स मैनी आइडियाज फ्रीली विदाउट क्रिटिसिज्म एंड द बेस्ट आइडिया इज सिलेक्टेड। तो होता क्या है, कई सारे लोग होते हैं, वो आपस में मीटिंग करते हैं, आपस में ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं। ठीक है, विदाउट क्रिटिसिज्म, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा वहाँ पे, और जो सबसे बेस्ट होता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है ग्रुप डिस्कशन करके। डिसीजन ट्री, मैनेजर्स ड्रॉ ट्री लाइक डायग्राम showing different choices, their outcomes and probabilities. It helps in risky decisions। ठीक है, quantitative quantitative techniques, sorry, these includes mathematical and statistical tools like linear programming, probability analysis and break even analysis। देखो हर चीज़ ना, बहुत सारी चीज़ों में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में तो हमें उसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाके डिसीजन ले पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है, डिस्कस मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये दोनों समझ लेते हैं पहले। मोटिवेशन क्या होता है, इट इज़ द इंटरनल फोर्स और डिज़ायर दैट इनकरेजेस अ पर्सन टू एक्ट और परफॉर्म बेटर। मोटिवेशन वही चीज़ होती है जो आप कमेंट करोगे, जो आप फीडबैक दोगे अभी की वीडियो आपको कैसी लग रही है, एक्सप्लेनेशन तो मुझे मिलने वाली है, वो होता है मोटिवेशन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एक इंटरनल फोर्स है जो एक पर्सन को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग people to work willingly and effectively to for organizational goals। ठीक है भाई, अब मोटिवेशन कैसे कर सकते हो, अगर कोई एम्प्लॉय है उसे आकर तारीफ कर दिया तो वो मोटिवेट हो गया, तो कंपनी के लिए अच्छा काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। अ मोटिवेटेड एम्प्लॉय वर्क्स विद एंथुसियाज्म, टेक्स इनिशिएटिव, रिमेन्स कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तो भाई वो टेक इनिशिएटिव लेगा, खुद से आगे आएगा, बोलेगा, मतलब पूरी तरीके से काम में लगा रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल गिविंग रिवॉर्ड्स और अप्रिसिएशन कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो प्रोडक्टिव काम करेगा, अपना दिन में वेस्ट कम करेगा, टाइम मतलब
टाइम कम काटेगा, काम ज़्यादा करेगा। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहता है? एक्सप्लेन्स ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की फ्रॉम बेसिक टू हायर लेवल नीड्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ह्यूमन की जो नीड्स होती है वो बेसिक से हायर लेवल नीड्स तक पूरी अरेंज्ड होती है। जैसे एग्जांपल में फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फूड, वाटर, रेस्ट, पहले खाना, पानी और आराम, ये होती है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, सेफ्टी नीड्स, जॉब सिक्योरिटी चाहिए भाई, काम नहीं छूटना चाहिए, किसी सबको डर रहता है यार। ठीक है, आप अब प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपको पक्का डर होगा कि कल मेरी नौकरी छूट जाएगी, क्या करूँगा, प्रोटेक्शन चाहिए भाई। ठीक है, सोशल नीड्स, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, रिलेशनशिप्स, ये होती है सोशल नीड्स। स्टीम नीड्स, स्टेटस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब भाई वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि आप काम कर रहे हो आपको गाली दिया जा रहा है, आपको कोई कुछ भी बोले जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अचीविंग फुल पोटेंशियल। ठीक है, जितना उसका पोटेंशियल है उसको उसके बेसिस पे कंपनी उससे काम करवाए, ऐसा नहीं है कि उसको हल्के में लेती चले या फिर उससे ज़्यादा ही काम करवाए, जितना उसका पोटेंशियल है उतना ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं हर्जबर्ग फैक्टर थ्योरी के बारे में। डेट टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन। ठीक है, तो ये कहता है कि दो सेट्स होते हैं फैक्टर्स के जो मोटिवेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम भी, बट मैं आपको बताता हूँ। हाइजीन फैक्टर्स, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी पॉलिसी। ठीक है, दीज फैक्टर्स डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज़, बट इफ़ दे आर एब्सेंट एम्प्लॉयज़ बिकम डिससेटिस्फाइड। कहने का मतलब है, हर्जबर्ग कहते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, हाइजीन फैक्टर्स, सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉय पॉलिसीज, ये फैक्टर्स एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। कहने का मतलब है, मान लो अगर सैलरी की बात, वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं, वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं, तो अगर ये वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एकदम टाइल वाइल लगा के बहुत तगड़ाई कर दिया आपने, तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं होगा उस चीज़ से। लेकिन अगर वो बिल्कुल घटिया है, बिल्कुल बेकार है, तो वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। मोटिवेटर्स, ठीक है, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये कुछ चीज़ें हैं सॉरी, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, अगर उसने कुछ अचीव किया है, अचीवमेंट किया है, उसे इज्जत मिली है, रिकॉग्निशन मिले, मतलब कि सबके सामने आपने अप्रिसिएट कर दिया, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी चीज़ की, तो ये रियली में किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, फॉर एग्जाम्पल अ क्लीन ऑफिस एंड सैलरी कीप एम्प्लॉयज़ न्यूट्रल, बट अप्रिसिएशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक देम हाईली मोटिवेटेड। ठीक है, तो अप्रिसिएशन जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देते हैं किसी को, तो वो ज़्यादा चीज़ें मोटिवेट करती हैं, ना कि सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है और ये किस तरीके से अलग है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से? Transformational leadership, it is a leadership style in which the leader inspires and motivates employees to achieve extraordinary results। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है कि जिसमें लीडर जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो भी वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव कर सके। Transformational leaders create a vision for the future, encourage innovation and focus on developing their followers। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी उसके फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स का मतलब क्या है, इंस्टाग्राम वाले फॉलोअर्स नहीं सॉरी, लीडर्स है, तो लीडर को कोई ना कोई फॉलो करता होगा, लीडर के अंडर कुछ ना कुछ लोग होंगे, वो फॉलोअर्स हैं, तो उनको डेवलप करने में ये फोकस करता है, इनोवेशन लाने में फोकस करता है। दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेट एंड ओपनली एंड मोटिवेट पीपल थ्रू एन इंस्पिरेशन रेदर देन अथॉरिटी। कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से कम्युनिकेट अच्छी तरीके से करता है, बिल्ड करता है रिलेशनशिप्स अच्छी तरीके से अपने फॉलोअर्स के साथ, लोगों के साथ इंस्पायर करता है बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ बाय शेयरिंग अ पावरफुल मिशन एंड इनकरेजिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, तो अब हम जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप focuses on routine task and use in rewards or punishment to motivate employees। ठीक है, तो ये एक रूटीन टास्क पे फोकस करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कहने का मतलब है ये हर दिन की तरह सारे टास्क करता रहेगा, मोटिवेट के लिए रिवॉर्ड दे सकता है,
ठीक है, और या फिर पनिशमेंट भी देता है ये एम्प्लॉयज़ को ताकि वो काम अच्छी तरीके से करें। एम्प्लॉयज़ वर्क, लीडर्स गिव रिवॉर्ड्स, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप फोकसेस ऑन इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज, चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड इंकरेजिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है ट्रांजेक्शनल में, कि भाई जब तक काम है ठीक है, आप काम करके दो, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ टाइप है। आप काम करो, मैं आपको रिवार्ड दे के मोटिवेट कर रहा हूँ। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल में क्या होता है, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने में विश्वास रखता है। जो भी लीडर होता है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने में विश्वास रखता है कि आप बेटर बनो, आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो, ठीक है। वाइल ट्रांजेक्शनल लीडरशिप इंश्योर स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ब्रिंग चेंज, इनोवेशन, हायर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल जो होता है वो मैंने आपको क्या बताया, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है कि भाई आप मेरा काम करके दो, मैं आपको रिवॉर्ड दे रहा हूँ, तो ऐसा बनता रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। स्टेबिलिटी का मतलब कि एक ही स्टेबल ही रहें हम, ठीक है। जो जैसा काम चल रहा है वैसे चलने दो, रूटीन वर्क चलने दो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल होता है वो चेंज लाता है, इनोवेशन लाता है, कुछ नया लाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जब इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, जब आइडियाज़ का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजिंग होता है, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, किसी भी माध्यम से। इट इंक्लूड्स स्पीकिंग, बोलकर, लिखकर, गेस्चर मतलब इशारा करके, इवन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज से भी किसी भी तरीके से अगर वो सॉरी आपस में एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को, थॉट्स को, तो वो कम्युनिकेशन कहलाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड हेल्प्स इन coordinating organizational activities. For example, a manager giving clear instruction to worker is communication. Communication क्या होता है ये समझ में आ गया। It has gained great importance in modern industrial organization. देखो इसका क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कैसा पार्ट है, मतलब क्या रोल है उसका, ठीक है। तो बहुत ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, बिकॉज बिजनेसेस टुडे आर लार्ज कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व मैनी डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जैसे टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, ऐसे ऐसे बड़ी कंपनीज को देख सकते हो। तो इसमें जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर वो उतना बड़ा बनते ही नहीं आज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन एंड अमंग डिपार्टमेंट, रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब आप अच्छी तरीके से बात करते हो, अपने आइडिया को शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से शेयर करते हो, तो भाई जाहिर सी बात है गलतफहमियां कम हो जाएंगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज आल्सो डिपेंड्स ऑन टीम्स, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ऑपरेशंस एंड कस्टमर रिलेशंस, ठीक है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब देखो बिजनेस में आपको पता होगा कि जो भी होता है कस्टमर भगवान होता है, कस्टमर से ही तो बिजनेस चलता है किसी भी तरीके का, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज हो, किसी भी, कस्टमर इज द मेन, ठीक है। कस्टमर मेन होता है, तो कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कम्युनिकेशन है वो एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, लुकिंग इज सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एक्सप्लेन करना है हमें इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, मैं आपको बड़े इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। देखो ये प्लानिंग है, ठीक है। ये प्लानिंग मान लो मैं कर रहा हूँ, एक बंदा है ये किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये प्लानिंग कर रहा है यूपीएससी 2026 देने की, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं आईएएस बनूंगा, यूपीएससी 2026 दूंगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी 2026 में आ गया और इसने पेपर भी दिया। अभी ये प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग का मतलब कि किस तरीके से ये वहाँ तक जाएगा, ठीक है, किस तरीके से ये वहाँ तक जाएगा। तो प्लानिंग में क्या कह सकता हूँ कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक रास्ता है कि आप जहाँ पे हो और जहाँ पहुँचना चाहते हो उसको फिल करने का एक रास्ता है कि आप प्लानिंग, जब आप प्लान करते हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तो प्लानिंग होता है, ठीक है। तो मैं ये बंदा कहाँ की सोच रहा है, अब बताओ कहाँ की सोच रहा है, आगे की या पीछे की। भाई प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हैं, आगे के लिए ही करते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड लुकिंग,
फॉरवर्ड लुकिंग, जिसे हम कहते हैं लुकिंग अहेड। ठीक है, अब कंट्रोलिंग होता क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब है कि आपने कोई चीज़ कर दी है, ठीक है, आपने कोई चीज़ की है, आपने कोई चीज़ पूरी कर दी है, कंप्लीट कर दी है। अब आपको देखना है उसमें किसी तरीके की गलती, किसी तरीके की डेविएशन तो नहीं है। अब 2026 में इसने एग्ज़ाम दिया और ये फेल हो गया, ये प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये फिर देखेगा पीछे अपने 1 साल के परफॉर्मेंस में कि कहाँ गलती रह गई थी, ठीक है, कहाँ मैं चूक गया था, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा होगा प्लानिंग में, तो ये पीछे देखेगा और देखेगा कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। तो एक बात बताओ, प्लानिंग में आगे की सोच रहा था, कंट्रोलिंग में क्या दिख रहा है? पीछे का दिख रहा है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ये तो समझ में आ गया। अब एक्सप्लेन कर देते हैं। कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दे आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये लास्ट फंक्शन है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, मैंने अभी बताया फ्यूचर कंडीशन प्रिडिक्ट करते हैं, एंड डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू डन इन एडवांस। डन मतलब एडवांस में हमें क्या करना है ये डिसाइड करते हैं, क्या समझे नहीं, मतलब आगे क्या करना है ये एडवांस में डिसाइड करना ही प्लानिंग होता है। मैनेजर सेट गोल, प्रिपेयर स्ट्रैटेजीज, डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन बिफोर द एक्चुअल वर्क बिगिन। जैसे अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो हैं यहाँ पर, अगर वो लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, तो बॉयज़ में उतनी टेंशन नहीं होती, बट गर्ल ने सारी लड़कियों ने प्लानिंग कर रखी होगी कि अगले दिन मुझे कॉलेज क्या पहन कर जाना है, कौन सी ड्रेसेस पहन कर जानी है, क्या मेकअप लगा के जाना है। तो ये आपकी प्लानिंग हो गई कि आगे क्या करना है ये एडवांस में ही तय करना प्लानिंग है, ठीक है, डोंट ऑफेंड, ठीक है, डोंट माइंड। तो और कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग क्या है? पिछला मैंने क्या कर लिया, ठीक है, पिछला जो भी मैंने किया है, जो भी प्लान मैंने किया था और मैंने काम कंप्लीट कर लिया, अब देखना है कि उसमें कुछ रह तो नहीं गया, अब उसमें कुछ डेविएशन है, कुछ गलती तो नहीं, क्या वो काम अच्छी तरीके से पूरा हुआ, ये कंट्रोलिंग है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। जैसा मैंने परफॉर्मेंस प्लान किया था और जैसा मैं एक्चुअल कर पाया हूँ, उन दोनों को कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जो इंग्लिश में लिखी हुई है ना नीचे, वो मैंने आपको बोलकर बता दी है, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये क्या होता है भाई? इट मीन्स कंप्लीटली रीडिज़ाइनिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस टू अचीव बिग इम्प्रूवमेंट्स इन कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्मॉल चेंजेस। देखो अब हुआ क्या कि मान लेते हैं कि आप एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अभी सिर्फ एग्जाम्पल समझो कि आपके पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, रोज़ आप थोड़े 2 घंटा बैठते हो, ठीक है, रोज़ कभी 3 घंटा बैठ जाते हो, कभी 1 घंटा, कभी बैठते ही नहीं हो, आपका परफॉर्मेंस ही इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, आप रोज़ थोड़े थोड़े चेंजेस करके थक चुके हो, तो फिर आप क्या करोगे? एकदम से बिल्कुल कंप्लीटली नया चेंज करोगे, आपने जितना पढ़ा है उतना भी फाड़ के फेंक दोगे। अब आप सोचोगे कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगा, तो ये आपका बिग डिसीजन था, बिग चेंज करने का। तो सेम वही है कि इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को पूरी तरीके से रीडिज़ाइन करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट किस में आए? कॉस्ट में, क्वालिटी में, स्पीड में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्मॉल चेंजेस, इन बहुत स्मॉल चेंजेस को छोड़कर इन सारी चीज़ों में जब हम बड़ी मतलब बिजनेस में बड़े चेंजेस करते हैं तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बीपीआर इसी का मतलब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का शॉर्ट फॉर्म है। बीपीआर फोकसेस ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड क्रिएटिंग अ टोटली न्यू एंड मोर एफिशिएंट प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया ना, एग्जांपल समझना, अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ फाड़कर आपने क्या किया, अब स्टार्टिंग से सिलेबस स्टार्ट करोगे बिल्कुल ज़ीरो से, ठीक है। तो बिजनेस में वही है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में पूरा चेंजेस ला के पूरा रीडिज़ाइन करके स्टार्टिंग से करना है प्रोसेस को। दिस आइडिया इज टू रिमूव अननेसेसरी स्टेप्स, रिड्यूस डिलेज एंड यूज़ अ टेक्नोलॉजी टू मेक द प्रोसेस फास्टर, ठीक है। तो ये आइडिया बेसिकली हमारा रिमूव करता है अननेसेसरी स्टेप्स को, देरी जितने भी डिलेज होते हैं उसको कम करता है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का न्यू यूज़ करता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग क्या होता है, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या होता है? इट मीन्स वर्किंग, मतलब फ्रीलांसिंग देखो मैं आपको पहले इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मैं अपने घर में बैठा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, घर पे बैठा हूँ, एक बंदा मेरे पास आया, ठीक है, इस बंदे को अपना
वीडियो एडिट करवाना है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करवाना है, तो ये आएगा मेरे पास, ये बोलेगा भाई मेरे को वीडियो एडिट करके दे। ना इसने मुझे नौकरी पे रखा हुआ है, ठीक है, ना इसने मेरे साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं इसके साथ 1 साल तक काम करूँ दोस्त, नहीं, ये प्रोजेक्ट बेसिस पे मेरे से काम करवाने आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये फ्रीलांसिंग होता है, बस काम करके दे दो, पैसा ले लो, ये फ्रीलांसिंग होता है, ठीक है। अ फ्रीलांसर ऑफर सर्विसेज टू डिफरेंट क्लाइंट्स ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, मैंने अभी बताया, दे कैन चूज देयर ऑन वर्किंग आवर्स, क्लाइंट्स एंड रेट्स, ठीक है। फ्रीलांसर खुद के वर्किंग आवर्स चूज कर सकते हैं, वो खुद के हिसाब से काम करेंगे जब काम करना होगा, क्लाइंट्स चूज कर सकते हैं, ठीक है, और रेट्स, कितना वो रेट्स लेंगे ये भी चूज कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स आर कॉमन इन फील्ड लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, ये कुछ फील्ड्स हैं जिसमें फ्रीलांसिंग बहुत ही कॉमन चीज़ है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। फ्रेंचाइजी क्या होती है? फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या है कि कल को अगर मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, तिवारी नाम का रेस्टोरेंट खोला दिल्ली में, ठीक है, अब दिल्ली में रेस्टोरेंट खोला, 2 बंदे आए मेरे, एक नोएडा का आया मेरे से मिलने और एक गुड़गांव का आया मिलने, ठीक है। अब ये 2 बंदे आए यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इन्होंने बोला कि हमें आपके रेस्टोरेंट का एक पार्ट, ठीक है, हमें आपके रेस्टोरेंट का एक पार्ट अपने एरिया में ओपन करना है, ठीक है। तो मैं इन्हें जो अधिकार दूंगा, ठीक है, मैं इनको अधिकार दूंगा कि तुम मेरा नाम यूज़ करके, मेरे रेस्टोरेंट का नाम यूज़ करके, उसके प्रोडक्ट यूज़ करके, हाँ, अपने एरिया में खोल सकते हो मतलब स्टोर, तो वही फ्रेंचाइजी होती है। इट इज़ अ बिजनेस मॉडल वेयर वन पार्टी फ्रेंचाइजी buys the rights to other brand products operating methods of another established company franchisor। तो कहने का मतलब है कि जिसने राइट दिया, मतलब जो मालिक है, बड़ी कंपनी जो मैं था, वो फ्रेंचाइजर है, और जो वो बंदे आए हैं जो अपना स्टोर खोलेंगे, ठीक है, मेरे नाम से, मेरा यूज़ करके नाम, मेरे बिजनेस का नाम, वो फ्रेंचाइजी है, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी पेज अ फी एंड फॉलोज द कंपनी रूल्स, वो मुझे फीस पे करेंगे, ठीक है, बोलेंगे एक 15 लाख 10 लाख रुपए फीस पे करेंगे और कंपनी के रूल्स को फॉलो करेंगे। द मॉडल हेल्प न्यू ऑन्टरप्रेन्योर्स स्टार्ट अ बिजनेस विथ लो रिस्क। अब ऐसा क्यों करते हैं लोग? आप कहोगे कि भाई ये जो 10-15 लाख मुझे देगा, मतलब आपको देगा रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए, तो खुद कर लेगा बिजनेस स्टार्ट। देखो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब अमन तिवारी ने काफ़ी साल तक मेहनत करके अपने रेस्टोरेंट का नाम बनाया है, ठीक है, काफ़ी साल तक मेहनत करके, रिस्क लेकर, काफ़ी लॉस झेलकर रेस्टोरेंट का नाम बनाया है, ठीक है। तो अब इन बंदों को क्या है कि अब ये रिस्क लेना नहीं चाहते, रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं, और ऊपर से इनके पास इतना पेशेंस भी नहीं है कि ये इतने साल तक काम कर सके। तो इनको बना बनाया नाम चाहिए, तो ये मेरे पास आएंगे, मेरा बना बनाया रेस्टोरेंट का नाम है, ये पैसे देंगे और अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे मेरा नाम यूज़ करके, ठीक है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज ए कंपनी डेट कंटिन्यूसली इनकरेजेस लर्निंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ठीक है, एंड अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉयज। सच ऑर्गेनाइजेशन क्विकली अडेप्ट टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी मार्केट्स। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सब सीख रहे हों, ठीक है, बिल्कुल इनकरेजेस लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ किया जाएगा, इनोवेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्म्ड टेम्परली फॉर वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है, एक स्पेसिफिक 1 या 2 प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म होता है। एम्प्लॉयज़ वर्क ओनली ऑन दैट प्रोजेक्ट अंटिल कंप्लीशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, कोई मान लो एक ऐसी एजेंसी है जो वेबसाइट बनाती है, ठीक है, वेबसाइट बनाती है, तो इसमें वेबसाइट में अब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऑर्डर आया है, जिस वेबसाइट में वीडियो एडिटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिस वेबसाइट में मतलब ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वेबसाइट में डिजिटल मार्केटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो ये सब लोगों की अलग अलग ज़रूरत पड़ेगी। तो इस बंदे ने, एजेंसी के ऑनर ने क्या किया, वीडियो एडिटर उठाया, ग्राफिक डिज़ाइनर उठाया और ये डिजिटल मार्केटर उठाया, सिर्फ और सिर्फ इस वाली वेबसाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट होगी, सब अपने अपने घर। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ फुल अथॉरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फुल अथॉरिटी होती है, बेस्ट फॉर लार्ज कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट।
मैंने अभी बताया कि लार्ज कंस्ट्रक्शन मतलब जैसे यहाँ पे बड़ी वेबसाइट थी, उसी तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तब ऐसा होता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय वर्क अंडर टू बॉसेस, फंक्शनल मैनेजर प्लस प्रोजेक्ट मैनेजर, combines functional structure and project structure, helps share resources among multiple projects at the same time। तो यहाँ पर दो बॉसेस के साथ काम करते हैं, एक फंक्शनल मैनेजर हो गया और एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है। कंबाइंस फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दोनों ही कंबाइन होता है इसमें। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यही है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस मैं आपको बता दूँ, कंट्रोलिंग बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, प्रोसेस बता दूँ। सेटिंग स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड सेट करेंगे, ठीक है भाई, कि हमें क्या अचीव करना था। डिसाइडिंग टारगेट्स लाइक प्रोडक्शन लेवल, कॉस्ट और क्वालिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड अचीव करेंगे। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या एक्चुअली में परफॉर्म कर चुके हैं हम, कितना हमने आउटपुट जनरेट किया है वो देखेंगे एक्चुअल में। कंपेयर करेंगे अब प्लान्ड वाले से, जितना हमने प्लान किया था, जितना हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे अब एक्चुअल को कंपेयर करेंगे। दूसरा है फाइंडिंग रीजंस फॉर डेविएशंस, अगर किसी तरीके की डेविएशन का मतलब मान लो मैंने प्लान किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था कि मैं 20 यूनिट बनाऊंगा इस मंथ, ठीक है, लेकिन 18 यूनिट ही बनाए, तो 2 यूनिट का डेविएशन हो गया, कमी हो गई। तो डेविएशन का रीज़न फाइंड करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, और जब मेरे को रीज़न पता चल जाएगा तो मैं उस पर एक्शन लूँगा किसी ना किसी तरीके के, ठीक है। मैनेजीरियल कॉम्पिटेंसी ये क्या है, बेसिकली लायक मैनेजर्स के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या मैनेजर को एक अच्छा मैनेजर बनाता है, ठीक है। तो स्किल्स मतलब कॉम्पिटेंसी का मतलब है क्या स्किल्स होनी चाहिए, कैसी एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए मैनेजर्स के अंदर, ठीक है। मतलब मैनेजर को परफॉर्म कौन कौन से करनी चाहिए ताकि उनका जॉब इफेक्टिवली परफॉर्म हो, ठीक है। दिस इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉलेज, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्किल्स हैं जो एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए। अ कॉम्पिटेंट मैनेजर कैन गाइड एम्प्लॉयज़, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। तो मैनेजर के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में है तो आप खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन बढ़िया चीज़ लिखना, ये नहीं कि कुछ भी लिख देना। एलएलपी क्या होता है, एलएलपी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर अ पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है मैं आपको समझा चुका हूँ, मीनिंग दे आर नॉट पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस डेप्ट्स, इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ पार्टनर्स। देखो हुआ क्या, एक होता था कंपनी, ठीक है, और एक होता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप जो करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ आते हैं प्रॉफिट शेयर करने के लिए, पार्टनरशिप होता है। तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों का बेनिफिट उठाकर मतलब इनको जो बेनिफिट मिलता था और कंपनी को जो बेनिफिट मिलता था, इन दोनों का बेनिफिट उठाकर एक कंबाइन हाइब्रिड बनाया गया फॉर्म, उसे हम एलएलपी कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। LLP is easy to start, has no minimum limit or partners and is commonly used by professionals like CA firms हो गया, consultants हो गया, designers हो गया। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो LLP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ मेक इन इंडिया मूवमेंट क्या होता है, मेक इन इंडिया मूवमेंट इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2014 टू इनकरेज कंपनी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर ही बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, चाइना से माल एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, और अपना लेबल लगा के यहाँ पे बेच रहे हो, ऐसा नहीं है, आप इंडिया के अंदर ही बनाओ। इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो भी कम होगा, जॉब क्रिएट होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा। कैसे होगा, बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करवाने। सैमसंग, आपको पता होगा कि सैमसंग का जो सबसे बड़ा यूनिट है वर्ल्ड का वो नोएडा में, ठीक है, वो नोएडा में है। कंपनी इतनी बड़ी है, आप देखोगे एक से स्टार्ट करोगे दूसरा जाने में आप थक जाओगे, दूसरी कोर पे जाने में, ठीक है। तो बेसिकली वो बाहर से आए हुए हैं ना, वो बाहर से आए हुए हैं, बाहर का पैसा लग रहा है यहाँ पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये है मेक इन इंडिया मूवमेंट। वर्क फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या होता है, means having employees from different genders, ages, cultures, religions, languages, backgrounds and abilities। वर्क फॉर डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपकी वर्कफोर्स में आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके पास जो काम कर रहे हैं, उनमें डाइवर्सिटी कितनी है, चेंजेस, मतलब डाइवर्सिटी जेंडर में हो सकती है, कौन कौन से जेंडर के काम कर रहे हैं, एजेस में हो सकती है, कल्चर, अलग अलग लोग कल्चर के लोग काम करते हैं। इंक्लूजन क्या होता है,
मीन्स क्रिएटिंग अ वर्क प्लेस वेयर एवरी वन फील्स रिस्पेक्टेड, वैल्यूड, गिवन वैल्यू, अपॉर्चुनिटी। इंक्लूजन का मतलब है ऐसा वर्क प्लेस बनाना, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाना जहाँ पर सारे लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती हो, वैल्यू दी जाती हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती हो। ठीक है, नाउ ये कितने सा था, बस थोड़ा सा ही है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म। फ्लेक्सी टाइम और वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? फ्लेक्सी टाइम मीन्स allowing employees to choose their working hours instead of fixed 9 to 5। तो बेसिकली ये है फ्लेक्सिबल, मतलब शॉर्ट फॉर्म में फ्लेक्सी टाइम ही होता है, अब एग्ज़ाम में फ्लेक्सी टाइम ही आएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से वर्किंग आवर्स चूज़ करने का एक मतलब राइट होता है एम्प्लॉयज़ के पास, इंस्टेड ऑफ 9 to 5। इट हेल्प्स एम्प्लॉय वर्क व्हेन दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव। जब भी वो मोस्ट प्रोडक्टिव हो, जब भी वो पूरी तरीके से काम कर पाए, उसमें हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो खुद से चूज़ कर पाए। वर्क लाइफ मतलब क्या होता है? मैनेजिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इन अ हेल्दी वे सो डैट स्ट्रेस रिड्यूसेस एंड क्वालिटी लाइफ इम्प्रूव। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, कई सारे लोग आप देख सकते हो स्ट्रेस की वजह से डेथ हो जाती है उनकी, तो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को किस तरीके से मैनेज करना है, यही वर्क लाइफ बैलेंस है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का मतलब और दोनों में डिफरेंस दोनों समझाता हूँ। Delegation, it means a manager assign responsibility and authority to a subordinate to perform certain tasks. However, the manager remain accountable and delegation help reduce workload and develops employees skills। देखो होता क्या है, मान लो मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास कई सारे टास्क हैं, कई सारे कोर टास्क हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट और टास्क हैं। तो मैं क्या करूँगा, ओवर बर्डन होने की वजह से अपने सुपीरियर को, सॉरी सुपीरियर कह रहा हूँ, अपने सबऑर्डिनेट को, सबसे पहले समझो सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या होता है। सुपीरियर वो होता है जो ऊपर होता है, मतलब मेरे से अगर मेरा मैनेजर है, मैं सर बोलूँगा तो वो मेरा सुपीरियर है। ठीक है, और वो मैं उससे जूनियर हूँ तो मैं उसका सबऑर्डिनेट हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने सबऑर्डिनेट को वो काम ट्रांसफ़र कर दूंगा, डेलीगेट कर दूंगा। तो डेलीगेशन का मतलब जब मैनेजर के पास ओवर बर्डन हो जाता है, वो अपने सबऑर्डिनेट को देता है। ठीक है, तो वो होता है डेलीगेशन। समझ में आया? ताकि वो कोर मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दे सके। डेलीगेशन हेल्प रिड्यूस वर्कलोड, वर्कलोड को रिड्यूस करता है और डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम लोअर लेवल को, ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल को अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। इट इज़ लॉन्ग टर्म पॉलिसी वेयर अ डिसीजन मेकिंग पावर्स आर गिवन टू ब्रांचेस और डिपार्टमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से आपको एग्जाम्पल भी डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा दोनों का। अ स्टोर मैनेजर डेलीगेटिंग बिलिंग वर्क टू अ कैशियर। ठीक है, एक स्टोर मैनेजर है जो कि बिलिंग का काम दे रहा है कैशियर को, वो डेलीगेशन है। ठीक है, गिविंग डिसीजन मेकिंग पावर टू रीजनल ऑफिसर्स, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। छोड़ो यार, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। डेलीगेशन का मतलब होता है मैनेजर रोज रोज नहीं देगा, मतलब रूल नहीं है कि मैनेजर अपना काम देगा ही देगा। वो ओवर बर्डन है, नहीं कर पा रहा है, उसने अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, ये डेलीगेशन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी स्टार्ट हो रही है या कंपनी के साल के स्टार्टिंग में ही आपने अपने सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को, लोअर डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी दे दी। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पास आउट कर दी, मतलब दे दी, वो होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये कब हुआ? ये तब हुआ जब ओवर बर्डन हो गया, और ये सिस्टम की मदद से ही हुआ, ये पूरा प्लान तरीके से किया गया। ठीक है, व्हाट कंसिडरेशन शुड बी केप्ट इन माइंड चूजिंग अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? क्या चीज़ें हम ध्यान में रखें जब हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़, फर्स्ट कंसिडरेशन इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कितना कैपिटल हमें रखना चाहिए, कितने कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कितना कैपिटल लगेगा। डिग्री ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ द ऑनर वांट्स फुल कंट्रोल, क्विक डिसीजंस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप वर्क्स बेस्ट। अगर ऑनर चाहता है, अगर आप चाहते हो एक बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें सोल कंट्रोल हो, मतलब कि पूरा कंट्रोल मेरा हो और डिसीजन भी मैं तेज़ी से ले पाऊँ, तो आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, आपको रिस्क फैक्टर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। भाई आप खुद सोचो, आप बीकॉम में आ चुके हो, आप बीबीए में आ चुके हो, अगर कल को आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे?
लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कितने समय तक आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसीज़ क्या क्या है, टैक्स कहाँ कहाँ मुझे पे करने पड़ेंगे, कितने लिमिट के बाद, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के क्या स्कोप है, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे। प्रॉफिट कितना हो पाएगा, ठीक है, कौन लोकेशन कहाँ पे होगी, ठीक है, नाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें बिजनेस मतलब स्टार्ट करते समय ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम बिजनेस का फॉर्म चूज़ कर पाते हैं। स्मॉल स्केल सेक्टर और प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसकी ये देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस यूनिट डेट ऑपरेट ऑन अ स्मॉल लेवल, ठीक है। स्मॉल स्केल समझ में आ गया, स्मॉल स्केल पे, स्मॉल लेवल पे ऑपरेट होती है, ठीक है। विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ वर्कफोर्स भी लिमिटेड होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बड़ी लिमिटेड होती है। इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिलो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, फॉर एग्जाम्पल एसएमईज। मतलब इस कहने का मतलब है इंडिया के अंदर ये वो कंपनीज होती हैं, वो ये स्मॉल स्केल सेक्टर वो होता है जिनका प्लांट में और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक लिमिट के अंदर हो, ठीक है। एक लिमिट के अंदर होता है, जो भी लिमिट सेट होती है उसके अंदर होगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। दो बिजनेसेस आर जनरली लेबर इंटेंसिव एंड प्ले अ मेजर रोल इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। अब लेबर इंटेंसिव क्या होती है, उसका मतलब कि उसमें लेबर ज़्यादा काम करते हैं, मशीनरीज के अलावा उसमें लेबर ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। और अगर मशीन कर रहे होते तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेना। हाउ एवर द स्मॉल स्केल सेक्टर फेसेस सेवरल प्रॉब्लम, द बिगेस्ट इशूज इज लैक ऑफ फाइनेंस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसलिए तो है कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। पुअर टेक्नोलॉजी एंड आउटडेटेड मशीनरी, ठीक है। पैसे नहीं है तो भाई नई टेक्नोलॉजी कैसे इंस्टॉल करवाएगी। मार्केटिंग प्रॉब्लम, पैसे नहीं है तो मार्केटिंग प्रॉब्लम, मार्केटिंग होगी ना, मार्केटिंग कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। सारी चीज़ें पैसों पे आ जाती है। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड लेबर कब आएंगे, स्किल्ड लेबर जब आप उन्हें पैसे दोगे, जब आप उन्हें सैलरी अच्छी दोगे, उतने में तो आएंगे नहीं स्किल्ड वाले, तो फिर से प्रॉब्लम। इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, हाँ ये चीज़ है कि रॉ मटेरियल आपने सप्लायर कैसा चूज़ किया है, वो रेगुलर है इरेगुलर है, वो उस पर डिपेंड करता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, फाइनेंस की कमी है, तो वो कोई हाई फाई एरिया में तो ओपन नहीं करेंगे, तो ये पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ओपन करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है बस हो गया लास्ट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट एक्शन टू अचीव देम, ठीक है। बेसिकली क्या है कि लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करना, ठीक है, क्या हमारे लॉन्ग टर्म गोल होंगे, ठीक है, और डिटरमाइन करना कि हम क्या ऐसे बेस्ट एक्शन लें, क्या ऐसी चीज़ें करें जो हम उन्हें अचीव कर पाए। इट फोकसेस ऑन द फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ कंपनी, हेल्प्स मैनेजर्स टू डिसीजन अबाउट रिसोर्सेज, कंपटीशन एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। बेसिकली ये मैनेजर्स की हेल्प करता है ताकि वो अच्छे डिसीजन ले पाए रिसोर्सेज को लेकर, कॉम्पिटिटर्स को लेकर और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर। इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। एक बात बताओ यार, आप किसी भी चीज़ की, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीए, सीएमएस, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यूपीएससी, कुछ भी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एक रोड मैप तो बनाते ही हो ना कि आपको कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, ताकि आपको एक ग्रोथ मिल सके, स्टेबिलिटी मिले, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। तो यही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। द मेन स्टेप्स इन स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन इंक्लूड, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी है आपको, मैं बता चुका हूँ क्या होता है। सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है भाई जिनको हमें अचीव करना है, हमें यही नहीं पता हमारे गोल्स क्या है, किसे अचीव करेंगे जाके। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, ठीक है, थिंकिंग अबाउट ऑल पॉसिबल वे टू अचीव गोल्स, ठीक है। अब मेरा जो गोल है उसको अचीव करने के एक ही तरीका तो नहीं होगा, 3-4 तरीका होगा, 2-3 तरीका होगा, तो बेस्ट अल्टरनेटिव्स अब फाइंड करो। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, अब उन अल्टरनेटिव्स में से मतलब सारे अल्टरनेटिव्स को खंगालो, मतलब अच्छी तरीके से देखो कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है। नाउ सिलेक्टिंग द बेस्ट स्ट्रैटेजी, अब उनमें से, उन स्ट्रैटेजी में से, उन अल्टरनेटिव्स में से सबसे बेस्ट चुनो जो आपके लिए बेस्ट है। तो ये मेन स्टेप्स होते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में, ठीक है।
What are the causes of creation informal groups? हाउ शुड अ मैनेजर हैंडल दीज? ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड नेचुरली व्हेन एम्प्लॉयज इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन अ वर्क प्लेस। आपकी कंपनी में आपके भी दोस्त होंगे, मान लो अगर आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया होगा तो आपके भी दोस्त होंगे जो बेसिकली बन जाते हैं नेचुरली। ठीक है, बातचीत में चाय सुट्टा मारते हुए बन जाते हैं नेचुरली। द मेन कॉज इंक्लूड कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, हो सकता है वो कंपनी की बुराई करने में लगे हुए हो, तब आपका मेन इंटरेस्ट आ गया हो, या स्पोर्ट्स में भाई इंडिया कब जीतेगा या पाकिस्तान कब हारेगा, ऐसा कुछ। लैंग्वेज में, पॉलिटिक्स में, इन जब आपका सेम इंटरेस्ट होता है तो आप उनके कांटेक्ट में आते हो, इंटरेक्ट करते हो, आपका इनफॉर्मल एक ग्रुप बन जाता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप्स आर ऑल्सो अराइज बिकॉज ऑफ सोशल इमोशनल नीड्स। ठीक है, सच एज फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस, सपोर्ट। समटाइम्स एम्प्लॉयज फॉर्म ग्रुप शेयर टू शेयर ग्रेवेंसेस। कहने का मतलब है, ग्रेवेंसेस का मतलब यहाँ पे होता है एक तरीके से आप मान लेते हो सैलरी। ठीक है, किसी तरीके का अमाउंट, ये डिटेल में अभी मत जाओ, अब इतना ही समझो। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि किसी भी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर बातचीत स्टार्ट हो सकती है। खुद ही सोचो ना यार, ऑफिस में बातचीत हो जाती है, वो तो क्लास में भी हो जाती है। रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हंसी मजाक करते हैं। प्रोटेक्ट ईच अदर फ्रॉम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर से रिलीज होता है। तो इनफॉर्मल ग्रुप यही होता है। पहली बात तो ये कॉजेस पूछा था कि इनफॉर्मल ग्रुप कैसे क्रिएट हो जाते हैं, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बिना आंसर पढ़े भी होनी चाहिए। दूसरा पूछा है कि एक मैनेजर कैसे इसको कंट्रोल कर सकता है, कैसे करना चाहिए। अ मैनेजर शुड हैंडल दिस ग्रुप पॉजिटिवली, पॉजिटिवली करे, इंस्टेड ऑफ सीइंग देम एज थ्रेट। उन्हें मुसीबत की तरह ना देखे। द मैनेजर मस्ट मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द ग्रुप्स कंसर्न। ठीक है, उन ग्रुप का कंसर्न क्या है, भाई उनकी परेशानी क्या है। अगर उस मैनेजर को दिक्कत हो रही है तो मैनेजर खुद सोचे कि उस ग्रुप की परेशानी क्या है। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गोल्स शुड बी अलाइंड बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उनके जो भी फॉर्मल और इनफॉर्मल गोल्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए, मतलब अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए। ठीक है, इनफॉर्मल गोल्स ठीक है वो अलग बात है, पर फॉर्मल गोल्स ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख के डिसीजन लेना है। मैनेजर शुड अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रिक्टनेस एज इट मे स्ट्रेंथन इनफॉर्मल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है फालतू में नहीं दिखाना चाहिए गुस्सा, ए तुम बात मत करो, या फिर ऑफिस में बात नहीं करना है, चाय नहीं पीनी है जाकर, ये सारी चीज़ें फालतू के स्ट्रिक्टनेस को हटाना है। प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, रिकॉग्निशन एंड अ फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट। कहने का मतलब है मैनेजर को अच्छा बन के रहना है। फ़ायदे में रहेगा तो कायदे में रहेगा, सॉरी कायदे में रहेगा तो फ़ायदे में रहेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूडेज लिव्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन वाला। हाँ, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेट करते समय हमें क्या क्या दिक्कत होती है। ठीक है, क्या कौन कौन से बैरियर्स होते हैं। ठीक है, सजेस्ट मेजर्स टू रिमूव देम। हमें ये भी बताना है कैसे उन्हें रिमूव कर सकते हैं। पहला है सीमेंटिंग बैरियर्स, अकर्स व्हेन मैसेजेस आर नॉट क्लियर और हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, ये तब आता है, सीमेंटिंग बैरियर तब होता है जब मैसेजेस क्लियर नहीं होते। ठीक है, या अलग अलग लोगों के लिए उसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई ऐसा वर्ड है, मेरे सामने चार लोग खड़े हैं, मैंने उस वर्ड को रिपीट किया, वो वर्ड को बोला, प्रोनाउंस किया, तो हो सकता है चारों के लिए उस वर्ड का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो। तो इस वजह से ये सिमेंटिक बैरियर होता है कि मैं उससे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर अराइज ड्यू टू लॉन्ग हेरारकीज, स्ट्रिक्ट रूल्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब है, हो सकता है स्ट्रिक्ट रूल्स हो आपकी कंपनी में, आप बोलना चाह रहे हो, आप कुछ प्लानिंग बताना चाह रहे हो, आप कुछ आइडिया देना चाह रहे हो, नहीं हो, रूल नहीं है इसका, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशंस लाइक फियर, स्ट्रेस, प्रीजुडिस डेट प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल्सो। कहने का मतलब है, हो सकता है कि मान लो कल को आप अपने पापा से कुछ बोलने जाओ लेकिन आप बोल नहीं पाओ, क्यों, डर के मारे कि वो बेल्ट बजा देंगे। ठीक है, मम्मी से बोलने जाओ नहीं बोल पाओ, क्यों, डर के मारे, क्योंकि वो चप्पल बजा देंगी। तो ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर जिस वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वही होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स, ठीक है, सच एज नॉइज हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, पुअर इंटरनेट हो सकता है, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, लो नेट ही चला गया, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो ये फिजिकल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, हम दोनों मतलब बात कर रहे हैं और पीछे से कोई
हाँ हाँ मतलब पूरी हर तरीके से हल्ला किया जा रहा है। तो फिजिकल बैरियर, ये नॉइज़ हो रहा है, डिस्टेंस दूर खड़ा होकर बोले जा रहा है, नहीं आ रहा आवाज़, तो ये सब होता है, बैरियर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा करते हैं। ये पढ़ लेना टू रिमूव, ये क्योंकि आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, बट आप पढ़ लेना पीडीएफ में। तो फाइनली पीडीएफ हमारा होता है कंप्लीट, और 100% गारंटी दे रहा हूँ जितना मैंने बताया है उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एक आध क्वेश्चन आ भी गए तो ठीक है, बट आपका A+ ग्रेड आ जाए, ये पूरा इंतजाम मैंने कर दिया है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बस मैं आपसे यही कहूँगा, देखो फर्स्ट सेमेस्टर वालों, आप थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वालों से फीडबैक ले सकते हो। वन शॉट का सारा जुगाड़ इसी चैनल पे हो जाएगा। बस मैं आपसे ये चाहता हूँ 10,000 सब्सक्राइबर हिट हो जाएं इस बार, तो अच्छा रहेगा, ठीक है।